जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक सिंह टीचर प्राइम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए लेकर आया हूं नया टॉपिक ईवीएस 1 to 5 के लिए। यह 2022 में जो 2022 में पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर ईवीएस के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पीवाईक्यू हैं कि जुलाई 2026 में जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे तो उम्मीद है कि पीवाईक्यू से ही संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तब यह आपका है पर्यावरण अध्ययन ईवीएस। यह 60 नहीं बल्कि 30 है। यह 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है जिसमें आप जो पीवाईक्यू है 2022 का पीवाईक्यू है। ठीक, चलिए हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक कहाँ पे बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु या पक्षियाँ पेड़ पौधे रहते हैं, तो जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ होती है? तो शांति घाट में। कहाँ पे? शांति घाट में। तो अच्छा पूछा जाए कि भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, तो भारत में 4 हैं। कौन कौन से हैं? पहला है पश्चिमी घाट, ठीक। दूसरा है हिमालय, तीसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, चौथा है सूडान। तो पश्चिमी घाटी में शांति घाट आती है, पश्चिमी घाट में ही शांति घाट आता है जिसमें सर्वाधिक विविधता जैव विविधता पाई जाती है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। और यह हॉट स्पॉट जो है 4, इनके नाम याद करके रखिएगा। कितने हॉट स्पॉट हैं? 4 हॉट स्पॉट है और इन चारों के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं और इसको याद करके रखिएगा। दूसरा है देख लीजिए इसका, शांति घाट में भारत में सर्वाधिक जैव विविधता केरल की शांति घाट में पाई जाती है। पश्चिमी घाट का हिस्सा और अपने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? कि एलपीजी के संदर्भ में क्या गलत पूछ रहा है इसमें? व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ एलपीजी? एक स्वच्छ ईंधन है, यह सही है। उसके बाद नीली ज्वाला से जलने वाला है। आप देखे होंगे कि आपके घर में जब भी खाना बनता है तो एलपीजी नीली ज्वाला के साथ ही जलती है। और एक और भी है कि जब भी गैस खत्म होने वाला होता है तो कैसा जलता है? रेड कलर का जलता है, लाल ज्वाला आती है उसमें। तीसरा है उसमें दूसरा ऑप्शन है मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। यह तो मीथेन उत्सर्जन नहीं करता, उच्च ऊष्मीय मान होती है, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। तो इस तरह से एलपीजी के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो सत्य असत्य क्या हो जाएंगे? ये आपका सही हो जाएगा। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है? तो मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जो हैं, जहाँ पौधे और जंतु नहीं है, और उत्पादक और उपभोक्ता और अपघटक ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, जैविक तथा अजैविक। जैविक मतलब जो सजीव है, बायोटिक एंड एबायोटिक। जैविक मतलब जो सजीव, अजैविक निर्जीव है। ठीक, लिविंग और नॉन लिविंग जो होते हैं, जैसे इसमें पेड़ पौधे जीव जंतु आ जाएंगे, इसमें पहाड़ आ जाएगा, झरना आ जाएगा, नदी आ जाएगी, मिट्टी आ जाएगा, हवा आ जाएगा अजैविक पदार्थ में। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। मकर रेखा है, मकर रेखा किधर है? 23.5 अंश। यह तो 23.5 अंश बताया, लेकिन ये नहीं बताया किधर है, उत्तरी है कि दक्षिणी है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं 23, ये साउथ बता रहा है। किधर बता रहा है? साउथ। ये 23.5 अंश बता रहा है। क्या बता रहा है? 23 अंश बता रहा है, यह 23.5 अंश बता रहा है। ठीक, और ये 23.5 अंश बता रहा है। अभी दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही हो गया, तो साउथ या तो नॉर्थ। चलिए हम देखते हैं इसको। यहाँ पर हम पृथ्वी बनाते एक,
यह जो है उत्तरी ध्रुव है, और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव, बीच में है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा है, ठीक। ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, ठीक। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यह जो 23.5 अंश है, और ये जो 23.5 अंश है, तो जो ऊपर उत्तरी ध्रुव में जो 23.5 अंश होती है उसे कर्क रेखा कहते हैं, जो दक्षिणी ध्रुव में होता है उसे मकर रेखा कहते हैं। तो मकर रेखा आप ऑप्शन में बताइए कौन सा सही होगा। तो आपका हो जाएगा साउथ, ऑप्शन सी, मतलब 3 सही हो जाएगा, और ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी आप याद करके रखिएगा, ऊपर वाला कर्क रेखा, नीचे वाला मकर रेखा। जो जब भी हम बनाते हैं ना पृथ्वी, जो ग्लोब होता है, तो उसमें ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन सी यानी ऑप्शन नंबर 3 सही। भूमध्य रेखा दक्षिण में 23.5 अंश मकर रेखा कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश यानी को कर्क रेखा कहा जाता है। अगला देखिए, इकोसिस्टम शब्द कौन दिया था। इकोसिस्टम शब्द डॉक्टर एजी टांसले दिए थे। कौन दिए थे, डॉक्टर एजी टांसले दिए थे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक, आर्सेनिक वह है पश्चिम बंगाल में। कहां पे, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियां होती हैं उसी में आर्सेनिक पाया जाता है, और इससे क्या होता है, आर्सेनिक से वजह से ब्लैक फुट रोग होता है। ब्लैक फुट रोग होता है, ठीक। देखिएगा, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों विशेषकर पश्चिमी बंगाल के भूजल में आर्सेनिक का प्रदूषण सबसे गंभीर पाया जाता है, जिससे ब्लैक फुट बीमारी होती है। इसमें पैर क्या होते हैं, काले हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं। भारत में जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में जो दक्कन का पठार है वो शुष्क है, मतलब सूखा क्यों है, निम्न ताप की वजह से नहीं, मतलब कम तापमान की वजह से, दाब प्रभाव प्रेशर के वजह से, रैन शेडो के प्रभाव से, या उच्च तुंगता हाई एल्टीट्यूड इफेक्ट, मतलब हाई एल्टीट्यूड इफेक्ट के कारण हो रहा है। नहीं, ये भी नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, रैन शेडो प्रभाव से। वहाँ पर क्या होती है कि पठार ऊपर होने के कारण, जब पठार जैसे ऊंचा है यह, ऐसे देखिए, ऐसे यहाँ पर ये हमारा ये जो दक्कन है, तो यहाँ से जब बादल आते हैं तो यहाँ पे टकरा जाते हैं और सारा बारिश यहीं पर हो जाता है, यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है दक्कन के पठारों में, ठीक। तो जब दक्कन के पठारों में नहीं पहुँच पाता है तो रैन शेडो हो जाता है, मतलब यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है, और इसका केवल क्या होता है, छाया ही पड़ जाता है बारिश का। इसीलिए पश्चिमी घाट का दक्कन शुष्क क्यों है, रैन शेडो प्रभाव के कारण, क्योंकि बारिश ही नहीं हो पाती है यहाँ पे, ठीक। आगे देखेंगे, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया था। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया, 1972 ईस्वी में। इसको याद करके रखिए। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है। वायुमंडल की जो ऊपरी सीमा पर, मतलब जो ऊपरी क्षेत्र है, वहां पे प्रति इकाई क्षेत्र में पाने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं, सौर स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर स्थिरांक
कहते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो यूएसएसआर से लिया गया। किससे लिया गया है? यूएसएसआर से लिया गया, जो सोवियत संघ है उसी से मौलिक कर्तव्य लिया गया। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के 42वें संशोधन, किस कौन से संशोधन? 42वें संशोधन 1976 द्वारा पूरे सोवियत संघ के प्रेरित होकर स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति? स्वर्ण संघ समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता क्या है? सबसे उच्च स्तर का, सबसे ऊपर कौन सा उपभोक्ता होगा? जो तब देखेंगे घास है, घास, घास को कौन खाएगा? शाकाहारी जीव खाएंगे। घास को कौन खाएगा? शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव खाएंगे। शाकाहारी को कौन खाएगा? मांसाहारी। तो सबसे ऊपर कौन होगा? मांसाहारी। ठीक, कार्निवोरस। अगला देखेंगे क्वेश्चन। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, पृथ्वी के सबसे पास वाला वायुमंडल, तो सबसे नीचे वाला कौन सा है? तो सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है? क्षोभ मंडल। आप इसको याद करके रखेंगे। सबसे नीचे कौन होता है? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्षोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल, या इसे बहिर्मंडल भी कहते हैं। तो यह आपकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे सबसे नीचे हमारा क्षोभ मंडल हो जाएगा, यह समताप मंडल, यह मध्य मंडल, यह आयन मंडल, फिर से बाह्य मंडल। ठीक, यह है आपका अर्थ है। अर्थ में ये सबसे नीचे वाला मंडल कौन सा होगा? क्षोभ मंडल होगा। कौन सा मंडल होगा? क्षोभ मंडल होगा। ठीक, अगला हम देखेंगे। कार्य पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक वाले वायुमंडलीय परतों को क्षोभ मंडल कहते हैं। मौसम की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, कोहरा इसी में घटित होती है। तो जो जहाज होती है वो किस मंडल में चलती है? तो समताप मंडल में जहाज चलती हैं। जो जहाज होती है वो किस मंडल में चलती है? समताप मंडल में। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2022 को प्राप्त किया गया था। कब प्राप्त किया गया था? 11 दिसंबर 2022 को। ठीक, इसको आप याद करके रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? कृषि करने के लिए पर्यावरण संरक्षण में शिफ्टिंग खेती, यह नहीं सही है। अत्यधिक उपज किस्म की खेती, नहीं, ये भी सहायक नहीं। ग्लास हाउस वाले पौधे लगाना, नहीं। जैविक खेती हमारा क्या होगा? सही होगा। कौन सा कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो जैविक खेती सही है। चलिए आगे हम देखेंगे। अम्लीय वर्षा संबंधित है। हम पूछ रहा है कि अम्लीय वर्षा में कौन सा एसिड होता है, तो यही एसिड ही दिया। तो एसिड ही पूछ रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, बोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। यह सब गलत है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी गलत है, एसिटिक एसिड भी सही गलत है, और बोरिक, ये सल्फ्यूरिक एसिड। अम्लीय वर्षा में कौन सी एसिड होती है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। अगर और भी कोई ऑप्शन देता तो एक होता है HNO3। क्या? HNO3। यह क्या है? अम्लीय वर्षा से संबंधित है। जो हमारे वायुमंडल में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से हमारा सल्फर H2SO4 बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और NO2 से बनता है HNO3। यही दोनों एसिड बारिश में मिलकर बारिश को क्या करते हैं? अम्लीय कर देते हैं। और अम्लीय बारिश का pH मान जो होता है 5.6 से कम। अम्लीय बारिश का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम होता है। ठीक, याद रखेंगे आप इसे। अगला है WWF। WWF से आशय है, मतलब WWF का फुल नेम क्या होगा, या क्या मतलब उसका पूरा पूछ रहा है। तो वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाच फंड। इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसको आप याद करके रखेंगे। WWF का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होगा। फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी अवस्थित है, वो उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक, इसमें बहुत सारे फूल लगाए जाते हैं। देखिए, फूलों घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यह अपने अद्वितीय स्थायी अल्पाइन फूलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए यूनेस्को धरोहर में है। इसको ध्यान रखिए। किस फूलों के लिए है? तो अल्पाइन फूलों के लिए है। चलिए आगे हम देखेंगे। भारत में निम्नलिखित कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापने से संबंधित है? तो आप ऐसे इसका देख रहा है ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा 4, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कौन है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलिए अगला हम देखेंगे। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1974 में। भारत में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण की निगरानी और मापन करने वाली मुख्य संस्था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण CPCB है। इसकी स्थापना 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर स्थित है? तो सिसिली में, इंडीज में, रॉकीज में, हवाई में। तो कोटोपाक्सी सबसे पहले समझ ले कि जागृत ज्वालामुखी क्या होती है। और सुषुप्त ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं, एक जागृत ज्वालामुखी और एक सुषुप्त ज्वालामुखी। जो सुषुप्त होता है, सुषुप्त ज्वालामुखी, ये जो सुषुप्त ज्वालामुखी होते हैं, ये एक बार जब निकल गए तो फिर से वो कभी नहीं निकलते। मतलब एक बार इसमें से धुआं, गैस और भी जो लावा जो होता है वो निकलता है और फिर से उसके बाद वो बंद हो जाता है, फिर कभी नहीं निकलता। जागृत ज्वालामुखी क्या होता है कि एक बार अगर निकला है तो बार बार वो निकलता है। मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद फिर से उसमें से क्या होगी? धुआं, गैस, लावा
क्या होता है, निकलते रहते हैं। तो कोटोपाक्सी क्या है, जागृत ज्वालामुखी है। तो कहाँ में है, तो एंडीज, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है उसी में पाई जाती है कोटोपाक्सी जागृत ज्वालामुखी। अगर परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोटोपाक्सी क्या है, तो कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। कोटोपाक्सी कोटोपाक्सी ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो जागृत ज्वालामुखी है। यह चीज आपको भी ध्यान रखना है, मतलब एक है तो क्वेश्चन उससे अनेक बन सकते हैं। कोटोपाक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी देख लीजिए, सबसे ऊंचा है। ज्वालामुखी पर्वत में से, जो ज्वालामुखी पर्वतों में से एक है, दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप इक्वाडोर देश के, किस देश के, इक्वाडोर देश में एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, तिब्बत के संगापो नदी भारत में पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, तिब्बत की संगापो नदी भारत में जानी जाती है। अच्छा, तो जो तिब्बत से आने वाली संगापो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो किस नाम से जानी जाती है, गंगा नहीं, सिंधु नदी भी नहीं है। आपको पता है कि गंगा उत्तराखंड के तरफ से आती है, ब्रह्मपुत्र, यमुना भी, यमुनोत्री, ये भी नहीं होगा, तो ये आपका होगा ब्रह्मपुत्र। तो यह तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। मतलब ये भी पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र से तो संगापो नदी होगा, क्या होगा, संगापो नदी। और यही पूछा जाएगा संगापो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ध्रुव तारा कहा जाता है, आपको ये तो पता है कि ध्रुव तारा हमेशा दक्षिण की तरफ, दक्षिण कर उत्तर दिशा में दिखाई देता है। और इसी को पता नहीं कब से, जब से शायद पृथ्वी हो तब से हम इसे उसके रूप में हम जानते हैं कि यह दिशा बताने का कार्य करता है। जो हमारा ध्रुव तारा है क्या बताने कार्य करता है, दिशा बताने का कार्य करता है। तो उत्तरी तारों को ध्रुव तारा कहा जाता है, नॉर्थ स्टार। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था, कब शुरुआत किया गया था, कि आप समझ सकते हैं कि उसको प्रोजेक्ट टाइगर क्यों स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि टाइगर की संख्या कम हो रही है, बाघों की संख्या कम हो रही है, इसी को बचाने के लिए हम प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करेंगे, जिससे कि जो बाघ हैं वो उनको मतलब शिकार न किया जाए। अगर कोई शिकार कर रहा है तो उस पर कुछ कानून बनाया जाए, तो बचाया जाए, उनका संरक्षण किया जाए। तो इसी प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ। और ये कब स्टार्ट हुआ, 1973 में, ठीक। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में हुआ और इसका 1973 में। कहाँ से किया गया था, ये देखिएगा, 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। किसमें, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। अगले देखेंगे, लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था, यानी लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में किसके किसके बीच हुआ था, तो लखनऊ समझौता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ब्रिटिश और भारतीय के मध्य, नरम और गरम दल, हिंदू और मुस्लिम। तो हिंदू मुस्लिम के बीच नहीं हुआ था, नरम गरम दल के बीच नहीं हुआ था, राष्ट्रीय भारतीय नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। 1916 में लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है, तो वह है गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में जंगली गधों का
अभ्यारण्य। सबसे अधिक जंगली अगर गधा पाए जाते हैं तो कहाँ पे पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। कार्बन डेटिंग किससे संदर्भित करता है? मतलब कार्बन डेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो चट्टानों की शक्ति मापने में, और इनमें से सभी श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापने के लिए। तो प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों का उम्र पता करने के लिए किया जाता है। और कार्बन डेटिंग में कार्बन के जो समस्थानिक C14 होता है, इसी का उपयोग किया जाता है। ठीक, कार्बन C14 का उपयोग क्यों होता है और कैसे होता है? तो इस कार्बन जो 14 वो रेडियो एक्टिव है। क्या है? रेडियो एक्टिव। और कार्बन एक बार जब वायुमंडल में जो कार्बन है वो कार्बन C14 बना, जो C14 ये रेडियो एक्टिव है, और पौधे में जब गया तो वह पौधा चाहे कोई भी सजीव है वह उसका रुक गया, कार्बन वहीं से रुका हुआ है। जो C14 है, C12 है, इसका कोई रेडियो एक्टिव नहीं है, मतलब C12 कोई रेडियो एक्टिव नहीं है, तो ये वहीं पर बना रहेगा। लेकिन जी C12 है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? क्षय होता जाता है, मतलब निकलता जाता है। तो कितना बचा हुआ है इसके हिसाब से हम इसका करते हैं, और किसी भी प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की, मतलब कोई भी सजीव है उसी का ही हो सकता है, या मतलब पहले जीवित था, ऐसा नहीं है कि हम पत्थरों का उम्र इससे हम पता कर सकते हैं। पत्थरों का उम्र नहीं पता किया जा सकता इससे, कार्बन डेटिंग से। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? कि तो इसमें 20 जनवरी 1950, 21 मई 1949, 13 नवंबर। तो इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। संविधान सभा के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जो आपको पता है कि राष्ट्रगान भारत का क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे, जनगण मन अधिनायक। और देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान में स्वीकार किया गया था। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, बायो मैग्निफिकेशंस क्या है? इसको हम हिंदी में बोलते जैव आवर्धन। बायो मैग्निफिकेशंस क्या है? जैव आवर्धन क्या है? इसका हिंदी होता है जैव आवर्धन। ध्यान रखिएगा, कभी कभी हिंदी भी आ जाता है। जैव आवर्धन तो समझिए क्या होता है कि कोई भी जैसे कीटनाशक या हानिकारक पदार्थ जो भी है, तो उसको आप जो छोटे जीव हैं, समझिए 1 ppm है कोई भी एक हानिकारक, इसको हम किसी भी जली जीव या कोई भी हम पानी में छिड़काव कर दे, जैसे हम किसी भी चीज़ को मारने के लिए छिड़काव कर दिए, पेप्टिसाइड जो भी कीटनाशक हैं, और छोटी छोटी मछलियाँ क्या करें, इसे खा ले, तो समझो एक छोटी मछली 1 ppm को खाई है। ठीक, फिर और बड़ी मछली जो है, बड़ी मछली उसको क्या किए, बिग फिश कितने मछली को खाई है? 100। कितने को खाए? 100 को खाए। तो इसमें जो ppm हो जाएगी पेप्टिसाइड की, वो क्या हो जाएगा? 100 ppm होगा। अब समझिए, इसके बाद जो इससे भी बड़े जीव हैं, कोई मतलब जीव इससे भी बड़ी मछलियाँ चाहे और भी कोई जीव खाया, तब समझो बस 10 मछलियों को अपने जीवन काल में खाया। कितने मछलियों को? 10 मछलियों को। तो किससे गुणा कर लेंगे? 100 से ही अगर हम कर लें तो क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। कितना होगा? 10,000 हो जाएगा। अब समझिए, अगर कोई भी मनुष्य अपने जीवन काल में बड़ी मछलियों को, आप समझ सकते हैं कि एक ही नहीं खाएगा, बल्कि सैकड़ों हजारों मछलियों को क्या करेगा? वह खाएगा। ठीक, तो आप देखेंगे कि फिर एक और भी कोई बिग फिश है, और फिर से फिश से भी कोई मतलब ह्यूमन ही हो गया, तो उसके शरीर में जो
पेप्टिसाइड है उसकी पीपीएम की क्या हो रही है, मात्रा बढ़ रही है। इसीलिए कहा जाता है कि जो शाकाहारी होते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि जो मांसाहारी होता है ना वो छोटे छोटे पेप्टिसाइड को बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें जहरीले जो होते हैं वह सारी चीज़ें उनके शरीर में क्या होती इकट्ठा होती रहती है, फिर हम उसको खाते हैं तो फिर वो हमारे शरीर में भी इकट्ठा रहते हैं, जो हमारे क्या होते हैं बीमार होने के कारण बनते हैं। ठीक, तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है, समय के साथ ऊतक में विषैली पदार्थ की बढ़ती सांद्रता है। चलिए अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो जैविक घटक कौन होगा, अजैविक घटक होगा। आप यह निर्जीव है तो ये भी अजैविक घटक है, ये भी अजैविक घटक है और ये भी अजैविक घटक है। कौन अजैविक घटक नहीं है, तो कवक। कवक आप जानते हैं कि कुछ समय बाद ये क्या है, सजीव है, कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो हमारा अजैविक घटक नहीं है, तो कवक अजैविक घटक नहीं है। चलिए अगला हम देखेंगे, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो एम्स्टर्डम में है। कहाँ पर है, एम्स्टर्डम में। तो इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो 2022 का PYQ था यह खत्म हो गया। तो इसका देख लीजिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक स्वतंत्र वैश्विक पर्यावरण संरक्षण संगठन है। ठीक, ग्रीन पीस क्या है, ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रीन पीस क्या है। पर्यावरण संरक्षण का है संगठन, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। उसके मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन में मिलेंगे, जैसे EVS का 2019 से 21 का 19 का, ठीक, 18 17 जो भी PYQ है वो सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सभी के पास भेजें जो आपके मित्र हैं, कि क्योंकि यह PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कोई भी एग्जाम देना है तो PYQ सबसे ज़रूरी है। ठीक है, जय हिंद।